Hi guys, this is Manu Mishra. So welcome back with the session. And आज के हम बिग न्यूज के सेशन में एक ट्रेंडिंग लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अबाउट बिल्किस बानो वाला केस। एंड बिल्किस बानो केस की अगर हम बात करें ना, सो बिल्किस बानो केस करेंटली सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि बिल्किस बानो केस में उन जो एक्यूज थे वो कन्विक्ट होंगे, नहीं नहीं। जो केस है इट्स अबाउट कि जो इस केस में 11 कन्विक्ट से उनको जो प्री मैच्योर रिलीज किया गया, किस बेस पे किया गया। एंड टुडे इज 2 मई, जब तक शायद आपके पास ये वीडियो पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फाइनल हियरिंग भी हो चुकी होगी। एंड आज के हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे बिल्किस बानो वाले केस का फैक्ट्स, उसके ट्रायल्स, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, गुजरात से महाराष्ट्र ये केस कैसे पहुंचा, देन कंपनसेशन बिल्किस बानो वाले केस को, उसके बाद करंट कॉन्टेक्स्ट में आएंगे एंड उसके साथ साथ जो भी लॉज इस केस में लग रहे हैं उन लॉज को भी अपन कवर अप करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो इंसिडेंट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फाइट चल रही थी। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया था, लोग बोलने लगे कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। और ये बात मैं कर रहा हूं आपके फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, या बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया 1992 में, लेकिन ये अयोध्या में राम मंदिर की बात आवाज तो उठ रही थी। बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गया लेकिन राम मंदिर तो बनना था। हुआ क्या, गुजरात में एक स्टेशन है गोधरा, एंड गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी एंड उस ट्रेन का नाम था साबरमती एक्सप्रेस। एंड साबरमती एक्सप्रेस में 2 कोचेस में पूरे हिंदूज बैठे हुए थे जिनको कार सेवक बोला जाता था। अब ये कार सेवक कौन थे? कार सेवक वो लोग हैं जो कि अयोध्या जा रहे थे और वो चाहते थे कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, और राम मंदिर बनवाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। गोधरा स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहां पर उन 2 कोचेस को बर्न डाउन कर दिया गया, और जितने भी उन 2 कोचेस में कार सेवक थे वो सारे कार सेवक की क्या हो गई, डेथ। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट गुजरात स्टेट में स्टार्ट होता है कम्युनल राइट्स, दंगे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन इन्हीं दंगों के बीच में एक इंसिडेंट हुआ बिल्किस बानो के साथ और बिल्किस बानो की फैमिली के साथ, और उस केस ने अब इतना बड़ा रूप ले लिया कि हम आज की सेशन में इसको डिस्कस कर रहे हैं। इशू व्हाई इन न्यूज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी बिल्किस बानो केस में जो 11 कन्विक्ट्स को प्री मैच्योर रिलीज कर दिया गया बाय द गुजरात गवर्नमेंट रिमिशन पॉलिसी, उस चीज की हियरिंग कर रही है। एंड टुडे 2 मई, और आज की फाइनल हियरिंग है, और जो भी एडवांसमेंट आएगा हम उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक जो भी इंसिडेंट्स हुए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंसिडेंट की स्टार्ट होती है ऑन 28th ऑफ February 2002। 28th ऑफ February 2002 में बिल्किस बानो और बिल्किस बानो के फैमिली मेंबर्स कम्युनल राइट जब स्टार्ट हुए तो वहां से मूव करने लगे, वहां से भागने लगे। लेकिन 3 मार्च 2002 को वो एक जगह पहुंचते हैं एंड उस जगह का नाम है दैट इज दाहोद डिस्ट्रिक्ट। दाहोद डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात स्टेट में है। और दाहोद डिस्ट्रिक्ट में जब बिल्किस बानो और बिल्किस बानो की फैमिली पहुंची तो उनके ऊपर अटैक हुआ, एंड इस अटैक में बिल्किस बानो के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। बिल्किस बानो, उनकी मदर के साथ गैंगरेप हुआ, एंड इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे। बिल्किस बानो, एक आदमी, 1 मैन, एंड 3-year-old बॉय, सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे। बाकी पूरी की पूरी बिल्किस बानो की फैमिली की डेथ हो गई, मार दिया गया उन्हें। एंड इवन बिल्किस बानो की एक डॉटर थी 3.5 साल की, उस डॉटर को भी स्मैश करके उसको जमीन में पटक के भी मार दिया गया। जब ये इंसिडेंट हुआ तो ऑब्वियसली बात है ये इंसिडेंट बहुत इनह्यूमन था। एनएचआरसी आई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसने केस फाइल किया और सिंपल सी बात यही बोली कि बिल्किस बानो और उनके फैमिली के साथ जो इनह्यूमन एक्टिविटीज हुई है उस पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सीबीआई को
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, और ये चीज बोली कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेट करिए। और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया गया, जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई तो सीबीआई ने क्लियरली इस चीज में बोला कि जिन लोगों की डेथ हुई है उन बॉडीज का जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो पोस्टमार्टम बहुत रॉन्ग वे में हुआ था। वो रॉन्ग वे में इस वजह से किया गया कि उन एक्यूज को सेव किया जाए, उन एक्यूज को प्रिजन ना जाना पड़े। एंड सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज निकली, दैट इज कि जो बॉडीज जो डेड बॉडीज हैं, उन डेड बॉडीज में से 7 डेड बॉडीज के तो स्कल ही नहीं मिले, सर ही नहीं मिले। ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आई और जिसमें ये प्रूफ हो गया कि हाँ, बिल्किस बानो के साथ और बिल्किस बानो फैमिली के साथ उन एक्यूज ने क्राइम कमिट किया है। लेकिन ये इंसिडेंट कहां हुआ था, गुजरात में। एंड उस समय गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर भी एक्यूजेशन लगे हुए थे कि गुजरात गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है आपके कम्युनल राइट्स कराने में। इसीलिए इस केस को गुजरात से ट्रांसफर करके कहां भेज दिया, महाराष्ट्र। और जब महाराष्ट्र भेजा तो स्पेशल कोर्ट बनाई गई, स्पेशल कोर्ट बनी इस केस को डील करने के लिए, क्योंकि बहुत इनह्यूमन एक्टिविटी थी ये। एक स्पेशल कोर्ट बनी एंड स्पेशल कोर्ट ने 19 मैन के अगेंस्ट चार्जेस लगाए। चार्जेस लगे, अभी कन्विक्ट नहीं हुए, इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। 19 मैन के ऊपर चार्जेस लगाए, जिसमें से 6 पुलिस ऑफिसर्स थे और एक गवर्नमेंट डॉक्टर था। जब केस चला, ट्रायल चला स्पेशल कोर्ट में, देन फाइनली ईयर आता है 2008 एंड 2000 ईयर के जनवरी के मंथ में 11 एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया। और 11 एक्यूज्ड को बोला कि आपने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया, आपने मास मर्डरिंग करी। समवॉट अराउंड 14 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से 8 लोगों की बॉडीज मिली, 7 लोग मिसिंग है, 6 लोग मिसिंग है। आपने 8 की डेथ का आपके ऊपर क्राइम लगाया, मर्डर का आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा और अदर चार्जेस भी लगाए गए इंडियन पीनल कोड के। एंड जो रिमेनिंग 7 थे उनको एक्विट कर दिया। लेकिन अभी हम देखें तो 11 और 7 18 हो रहे हैं, लेकिन 19 मैन के ऊपर चार्ज लगाया गया। इसमें से एक पुलिस कांस्टेबल भी था, एंड इस पुलिस कांस्टेबल को भी एक्यूज्ड बनाया गया और कन्विक्ट बोला गया कि दिस पुलिस ऑफ कांस्टेबल इज कन्विक्टेड फॉर सेविंग दीज 11 एक्यूज्ड, जो कि अब कन्विक्ट हो गए। एंड इस पुलिस कांस्टेबल को भी कन्विक्ट बोला गया। तो टोटल 11 एक्यूज जो थे ये कन्विक्ट हुए फॉर व्हाट, फॉर द केस ऑफ गैंग रेप, फॉर द चार्ज ऑफ गैंग रेप, फॉर मर्डर एंड अदर चार्जेस ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। एंड पुलिस कांस्टेबल को जो कन्विक्ट किया गया, इनके ऊपर जो चार्जेस लगे, दैट इज अबाउट फॉर सेफ गार्डिंग दी क्रिमिनल्स को बचाने के चार्जेस इस पुलिस कांस्टेबल के पर लग गए। एंड उनको 11 कन्विक्ट्स को पनिशमेंट मिली और लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया बाय द स्पेशल कोर्ट। आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। लेकिन ऑब्वियसली बात है, स्पेशल कोर्ट था, आप अपील फाइल कर सकते हो, चाहे आप विक्टिम हो, चाहे आप एक्यूज्ड हो, चाहे आप कन्विक्ट हो। और ये लोग कहां पहुंचे, क्योंकि महाराष्ट्र में स्पेशल कोर्ट था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन था। इसीलिए मई 2017 में जो 11 कन्विक्ट्स थे, इन 11 कन्विक्ट्स कहां पहुंचे, बॉम्बे हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में 11 कन्विक्ट्स की पनिशमेंट को अपहेल्ड कर दिया और बोला कि 11 कन्विक्ट्स को जो पनिशमेंट दी गई थी लाइफ इंप्रिजनमेंट की, वो बिल्कुल सही है, उसको अपहेल्ड बोला गया। लेकिन फिर अप्रैल 2019 आता है और अप्रैल 2019 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने
डायरेक्शन दिया टू द गुजरात गवर्नमेंट, टू द गुजरात गवर्नमेंट कि आप बिल्किस बानो को, बिल्किस बानो को 50 लाख रुपीस का कंपनसेशन दीजिए, 50 लाख रुपीस का कंपनसेशन दीजिए। लेकिन बिल्किस बानो ने ये कंपनसेशन लेने से मना कर दिया और क्लियरली बोला कि मुझे एग्जाम्पलरी कंपनसेशन चाहिए। बिल्किस बानो ने क्लियरली बोल दिया कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लूंगी, मुझे अगर कंपनसेशन चाहिए तो वो मुझे एग्जाम्पलरी कंपनसेशन चाहिए। और एग्जाम्पलरी कंपनसेशन क्या होता है? एग्जाम्पलरी कंपनसेशन इज अ कंपनसेशन जिसमें आप एक्यूज से या कन्विक्ट से ही कंपनसेशन लेते हो और उस कंपनसेशन का अमाउंट लार्जर होता है, जिससे सोसाइटी में एक मैसेज आए कि अगर आपने एक क्राइम कमिट किया तो आप जेल भी जाओगे, उसके साथ साथ आपको लार्जर अमाउंट का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। लेकिन बिल्किस बानो ने मना किया कि मुझे एग्जाम्पलरी कंपनसेशन चाहिए, मुझे स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। देन अब आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में। और करंट कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें ना, सो इस केस में हुआ क्या कि गुजरात गवर्नमेंट ने अगस्त 2022 में 11 कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब अभी तक स्टोरी चल रही थी आपके 2019 तक। अभी थोड़ा सा आप सब्र करिए, अभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अगस्त 2022 में 11 कन्विक्ट्स को क्या किया गया? रिलीज, प्री मैच्योर रिलीज, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट थी। जब तक उनकी जेल में ही डेथ नहीं हो जाती तब तक वो जेल से बाहर ही नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी वो 11 कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया। इट मींस रिलीज किया, वो कैसा रिलीज था? प्री मैच्योर, मतलब उनकी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हुई और उनको रिलीज कर दिया गया। उस अपन लॉ को भी समझेंगे। लेकिन प्री मैच्योर रिलीज जो किया गया, जो उनकी पनिशमेंट को रिमिट किया गया, ये किस बेस पे किया गया? जब हम बात करते हैं ना लॉस की, इंडियन लॉस की, सो पनिशमेंट को रिमिट करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है, जिसको हम पार्डनिंग पावर बोलते हैं। सो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो मेंशन की गई है आर्टिकल 72 में। ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर बताता है। लेकिन वही बात अगर हम करें गवर्नर की, सो गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 161 के अंदर, कि गवर्नर के पास भी राइट है कि वो पार्डन कर सकता है ना? गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है। अगर किसी कोर्ट ने सेंटेंस दिया तो गवर्नर भी और प्रेसिडेंट भी पार्डन कर सकता है। लेकिन इस केस में रिलीज किसने किया? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर प्रेसिडेंट को मिल रखी है पार्डन की और गवर्नर को मिल रखी है। लेकिन प्री मैच्योर रिलीज तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, वो भी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। अब अगर हम इस केस की बात करें, सो सेवेंथ शेड्यूल जो है, सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट है और सेवेंथ शेड्यूल की जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 बात करती है किस चीज की? स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की। एंड इस स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 4 है, एंट्री 4 है, एंट्री 4 में क्या दिया गया? प्रिजन। इट मींस कि प्रिजन में जितनी भी प्रिजनर्स हैं या प्रिजन इनमेट्स हैं, उनके पनिशमेंट के रिमिशन का जो राइट है वो किसके पास है? स्टेट के पास, स्टेट लिस्ट के पास। इसीलिए इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन द सीआरपीसी, सीआरपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 432, एंड सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी 1973 गिव्स पावर टू द गुजरात, gives power to the state government, gives power to the gives power to the state government कि वो किसी कन्विक्ट को अगर इंप्रिजनमेंट हुई है देन उसको प्री मैच्योर रिलीज कर सकता है, प्री मैच्योर रिलीज कर सकता है। और प्री मैच्योर रिलीज को हम क्या बोलते हैं? रिमिट करना, रिमिट कर सकता है। सो यहां पर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो उसके अगर प्रिजन में, उसके स्टेट के प्रिजन में अगर कोई कन्विक्ट है तो उसकी पनिशमेंट को रिमिट किया जा सकता है, मतलब प्री मैच्योर रिलीज किया जा सकता है। लेकिन हमेशा पढ़ा है हमने कि कोई भी राइट हो या कोई भी पावर हो वो एब्सोल्यूट नहीं होती। एंड सेम गोज विद सेक्शन 432, है ना? सो इसके जो रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने कुछ भी क्राइम कर दिया आप उसको प्री मैच्योर रिलीज कर दो, नहीं।
इसके रिस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं, और इसके रिस्ट्रिक्शन कहां पर दिए गए हैं? सेक्शन 433 कैपिटल ए में, और ये रिस्ट्रिक्शन 432 के हैं। 432 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि प्रीमेच्योर रिलीज कर सकता है, रिमिट कर सकता है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये बोलता है रिस्ट्रिक्शन की, कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन सिंपल सी बात बोलता है कि अगर किसी पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल रखी है तो उसको मिनिमम 14 इयर्स जेल में बिताना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि कोई कन्विक्ट है और उस कन्विक्ट को लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली है, मतलब आजीवन कारावास मिला है, तो आप उस केस में प्रीमेच्योर रिलीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, रेमिट कर सकती है उसकी पनिशमेंट को, लेकिन उसको मिनिमम 14 इयर्स प्रिजन में बिताना पड़ेगा, 14 इयर्स उसको जेल में रहना पड़ेगा। और उस केस के लिए जिस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। गॉट इट? अब तो ये रहे लॉस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है रिमिशन को लेकर। ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी में दे दिया और आपको स्टेट गवर्नमेंट रिमिट कर देगी, कुछ कंडीशंस भी होती हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एड ऑन किया। केस हुआ था, दैट इज लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी कन्विक्ट को रिमिट करती है, प्री मैच्योर रिलीज करती है, तो उसको ये 5 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? उसको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ऑफेंस कमिट किया गया था, इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम का, क्या वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है या नहीं करता, वो देखो। दूसरा केस आपको देखना पड़ेगा कि जो क्राइम कमिट हुआ था और उस क्राइम को लेकर पनिशमेंट दी गई, तो क्या वो क्राइम फिर से रिपीट हो सकता है फ्यूचर में, हम वो देखेंगे। थर्ड चीज हम ये देखेंगे कि जो कन्विक्ट अभी उस क्राइम को लेकर प्रिजन में है, क्या उसकी जो पोटेंशियलिटी है क्राइम कमिट करने की, क्या वो खो गई या नहीं खोई? क्या मतलब अभी भी जो कन्विक्ट है, अभी भी क्या वो पोटेंशियल है, अभी भी उसके अंदर पोटेंशियल है क्राइम कमिट करने का कि नहीं, वो भी देखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है, दैट इज अबाउट कि वेदर एनी पर्पस इज बीइंग सर्व्ड इन कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन। उस कन्विक्ट को अगर हम प्रिजन में रख रहे हैं तो उसका कोई पर्पस है या नहीं है। फिफ्थ जो है, दैट इज अबाउट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट फैमिली। हमें कन्विक्ट्स की फैमिली का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना जरूरी है, तब जाकर स्टेट गवर्नमेंट किसी कन्विक्ट को प्री मैच्योर रिलीज कर सकती है। गॉट इट? अब हम आते हैं थोड़े इंसिडेंट्स पर। देखिए, इंसिडेंट से पहले हम थोड़ी सी रिमिशन पॉलिसी समझ लेते हैं कि रिमिशन पॉलिसी है क्या। देखो, गुजरात की रिमिशन पॉलिसी, गुजरात में 2 रिमिशन पॉलिसी आई, क्योंकि गुजरात स्टेट है और सेक्शन 432 में ऑफ द सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो कन्विक्ट लोगों को प्री मैच्योर रिलीज कर सकता है, उनकी पनिशमेंट को रिमिट कर सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो गुजरात गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसी है गुजरात रिमिशन पॉलिसी 1992, एंड इस पॉलिसी में क्लियरली दिया गया कि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है एंड उस क्राइम में उसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है, एंड उसने 14 इयर्स से भी ज्यादा अपनी 14 इयर्स से भी ज्यादा उसकी इंप्रिजनमेंट हो गई है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन, लक्ष्मण वर्सेस ऑफ इंडिया 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्राउंड्स दिए थे, 5 ग्राउंड्स दिए थे, उनको देखना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ना 2012 में इस रिमिशन पॉलिसी को क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। इस रिमिशन पॉलिसी को बोल दिया था कि रिमिशन पॉलिसी क्या है, रॉन्ग है, गलत है, और आपको चेंज करने की जरूरत है। देन गुजरात गवर्नमेंट एक और रिमिशन पॉलिसी लेके आई, दैट इज इन द ईयर 2014। अब इसमें चेंज था। 1992 में ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं लिखे हुए थे कि इस इंसिडेंट में आप रिमिट नहीं कर सकते, लेकिन 2014 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, जैसे कि मर्डर या रेप, तो इन केसेस में जो पनिशमेंट दी गई,
आप उसमें रिमिशन नहीं कर पाओगे, आप उसमें रिमिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज हुई। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, करंट कॉन्टेक्स्ट पे जो 2023 में हो रहा है। कहानी स्टार्ट जो होती है ना, वो कहानी स्टार्ट कहां से होती है? दैट इज इन द ईयर मई 2022। मई 2022 में जो 11 कन्विक्ट्स थे, मई 2022 में 11 कन्विक्ट्स में से एक कन्विक्ट थे राधे श्याम शाह। राधे श्याम शाह ने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी, और सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन उन्होंने सिंपल सी बात यही बोली कि मैंने जेल के अंदर 15 साल 4 महीने गुजारे हैं, और मैं आपके पास एप्लीकेशन इसी वजह से लेके आया हूं कि मुझे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट रिमिशन पॉलिसी के तहत रिलीज कर दिया जाए, प्री मैच्योर रिलीज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन सुनी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को, और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आपको गुजरात रिमिशन पॉलिसी, याद रखना, गुजरात रिमिशन पॉलिसी 1992 के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन को हेयर करना पड़ेगा, और 2 महीने के अंदर आप ये डिसाइड करो कि जो राधे श्याम शाह है उनको प्री मैच्योर रिलीज करना है कि नहीं करना। ठीक है ना, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि गुजरात रिमिशन पॉलिसी 1992 की क्यों अप्लाई हो रही है, 2014 की अप्लाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहां पर आ जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के कोई भी लॉ आपका रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता। ये इंसिडेंट कब का है? 2002 का, और 2002 में जो इंसिडेंट हुआ उस समय रिमिशन पॉलिसी किसकी थी? 1994 की रिमिशन पॉलिसी थी, है ना। 1992 की रिमिशन पॉलिसी थी 2000, और सेकंड वाली रिमिशन पॉलिसी 2014 में आई, लेकिन इंसिडेंट 2002 का है, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? 1992 वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को क्या बोला? गुजरात गवर्नमेंट को क्लियरली यही बोला कि आपको इसकी एप्लीकेशन सुननी है, और आप 2 महीने का टाइम मिल रहा है, आप 2 महीने में डिसाइड करो कि इसको प्री मैच्योर रिलीज करना है कि नहीं करना। और किस रिमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग? गुजरात रिमिशन पॉलिसी 1992 के अकॉर्डिंग देखना है। जब ये चीज हुई तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया, रिमिशन बोर्ड बनाया, है ना, एंड उस रिमिशन बोर्ड को डायरेक्शन दिया कि आप केस को पूरा देखिए, समझिए, और तब आप इन पर्सन पे डिसीजन लो, जो भी इंसिडेंट हुआ है उस पर्सन पे डिसीजन लो। देन अगस्त 2022 आता है, और अगस्त 2022 में गुजरात गुजरात गवर्नमेंट जो बोर्ड सेटअप किया था, उस बोर्ड ने डायरेक्शन दिया कि आप 11 कन्विक्ट्स को ही प्री मैच्योर रिलीज कर दो, सारे के सारे कन्विक्ट्स को आप प्री मैच्योर रिलीज कर दो, आप उनकी पनिशमेंट को रिमिट कर दो। अब इस चीज को लेकर बिल्किस बानो कहां पहुंची? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो 11 कन्विक्ट्स को प्री मैच्योर रिलीज किया है वो किस बेस पे किया। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर हियरिंग स्टार्ट करी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट टाइम हियरिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि मुझे पता करना है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली बोला, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली ये चीज बोली कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दो, सारे के सारे आप पूरे आप पूरे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप पूरे के पूरे, आप जो भी आपने प्रिंसिपल फॉलो किए या जो भी आपने फंडामेंटल्स फॉलो किए इन 11 कन्विक्ट्स को रिलीज करने के लिए, प्री मैच्योर रिलीज करने के लिए, वो आप प्रेजेंट करो। एंड आज 2 मई है, और 2 मई को नेक्स्ट हियरिंग थी, और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेगा, और ये देखेगा कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने किस बेसिस पर 11 कन्विक्ट्स को प्री मैच्योर रिलीज किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज बोली कि जो बिल्किस बानो के साथ इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो क्या हर केस में आप उन कन्विक्ट्स को प्री मैच्योर रिलीज कर दोगे? और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम बात करते हैं ना रिमिशन पॉलिसी की, तो 2 रिमिशन पॉलिसी है, 1992 की और 2014 की। तो एक्स पोस्ट फैक्टो के अकॉर्डिंग तो लगना चाहिए 1992, लेकिन अगर 2014 की रिविजन पॉलिसी में लगती तो ये 11 कन्विक्ट्स प्री मैच्योर रिलीज होते ही नहीं, क्योंकि 2014 की रिविजन पॉलिसी क्या बोलती है
कि अगर आपने मर्डर किया, अगर आपने रेप किया, तो उस केस में आपको प्री मैच्योर रिलीज किया ही नहीं जाएगा, उस केस में आपको रिमिट किया ही नहीं जाएगा। एंड अगर हम एक चीज और देखें, जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है सीआरपीसी में पूरा प्रोसेस दिया होता है। जैसे सीआरपीसी है प्रोसीजरल लॉ, जैसे कि उसमें सीआरपीसी में दिया हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स को बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा, उसको उसके पास राइट है कि वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकता है। फिर उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। फिर उसका ट्रायल कैसे स्टार्ट होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट होगी, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल। और सीआरपीसी है प्रोसीजरल लॉ। वहीं रिमिशन पॉलिसी जो है वो भी प्रोसीजरल लॉ है। जो 1992 की रिमिशन पॉलिसी है और 2014 जो रिमिशन पॉलिसी है, इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। ये उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस बेस पे आपको रिमिट किया जाएगा। लेकिन एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो प्रोसीजरल लॉ पे अप्लाई होता ही नहीं है। पॉइंट ये है। तो जब प्रोसीजरल लॉ पे एक्स पोस्ट फैक्टो वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, तो फिर इस पर रिमिशन पॉलिसी 2014 की लगनी थी, ना कि 1992 की। और ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़े हुए हैं। एंड इस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्द डिसीजन देने वाला है। और जैसे डिसीजन आएगा, हम लोग फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें पूरे का पूरा बिल्किस बानो को उसके पूरे जजमेंट को समझेंगे। जो 11 कन्विक्ट्स को प्रीमैच्योर रिलीज किया गया, वो अपहेल्ड किया जाएगा या फिर से उन 11 कन्विक्ट्स को भेज दिया जाएगा जेल के अंदर। उस चीज पे हम लोग आएंगे अगर जब जैसी जजमेंट आता है। लेकिन तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।